नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया। कहा, विदेश से खरीदा कोयला भारत आकर महंगा हो गया। इसमें पीएम की सहमति है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से बिजनेसमैन गौतम अडानी पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली में 14 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। आज महंगी बिजली के पीछे अडानी का हाथ है। उन्होंने जनता की जेब से पैसे लूटे हैं। इन आरोपों में बीजेपी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि अडानी में ऐसा क्या है जो सरकार उनकी जांच नहीं कराती। उन्हें जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। उनके पीछे किसकी ताकत है। दोस्तों, राहुल गांधी ने अडानी पर आरोप लगाते हुए एक न्यूज आर्टिकल भी दिखाया। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और जब तक कोयला भारत आता है तब तक इसकी कीमत दुगनी हो जाती है। कोयले के दाम को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, जिसके चलते भारत में बिजली महंगी हो गई। कर्नाटक में कांग्रेस ने बिजली सब्सिडी दी है। मध्य प्रदेश में देने जा रहा है। आपका बिजली का बिल जो बढ़ रहा है उसका पैसा सीधे आपकी जेब से अडानी की जेब में जा रहा है। इस तरह से अडानी जी ने करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे हिंदुस्तान के नागरिकों की जेब से निकाला है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हमास के खिलाफ यूएन में सबूत देगा इजराइल। अस्पताल पर हमले के बाद अमेरिका ने लगाए प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच पिछले 13 दिन से जंग जारी है। हमास की ओर से शुरू की गई जंग का इजराइल ने करारा जवाब दिया। इजरायली डिफेंस फोर्सेज गाजा पट्टी पर जमकर अटैक कर रहा है। इसी बीच गाजा के अल अहली अस्पताल पर एक अटैक हुआ। इसमें 500 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इजराइल का कहना है कि यह हमला उनकी ओर से नहीं किया गया, जबकि हमास ने इस अटैक के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। अब इजराइल की ओर से कहा गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी को सबूत देगा कि यह हमला इजराइल ने नहीं किया। इजरायली विदेश मंत्री ने इसे लेकर बयान जारी किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने हमास से जुड़े 9 सदस्यों और एक यूनिट पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास ने अत्याचार किए हैं। मैं इजराइल के लोगों से कहना चाहता हूं कि उनका साहस, उनकी प्रतिबद्धता, उनकी बहादुरी अद्भुत है। यह आश्चर्यजनक है। अमेरिकी फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ने बुधवार को ईरान समर्थित फिलिस्तीनी समूह हमास से जुड़े 9 लोगों और एक यूनिट के खिलाफ आतंकवाद से संबंधित प्रतिबंध लगाए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तेलंगाना में रामप्पा मंदिर पहुंचे। आज से चुनावी कैंपेन शुरू किया। 30 किलोमीटर की बस यात्रा के बाद जनसभा। राहुल 3 दिन यहां रहेंगे। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार को तेलंगाना के मुलुगु जिले के रामप्पा मंदिर पहुंचे। यहां पूजा अर्चना करने के बाद दोनों नेता अब रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों, पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भूपालपल्ली तक करीब 30 किलोमीटर लंबी बस यात्रा शुरू करेंगे। मुलुगु से कांग्रेस विधायक दानसारी अनसुईया ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि रैली के बाद प्रियंका आज ही दिल्ली लौट जाएंगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इजराइल में बाइडेन बोले, हमास आईएसआई से भी बदतर। अस्पताल पर हमला इजराइल का काम नहीं। वॉर कैबिनेट के साथ बैठक शुरू हुई। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास जंग के 12वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे। उन्होंने जंग के मुद्दे पर नेतन्याहू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं खुद यहां आकर यह देखना चाहता था कि हम इजराइल के साथ हैं। हमास ने बेरहमी से इजराइल के लोगों का कत्ल किया है। वो आईएसआई से भी बदतर है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का पूरा हक है। इसमें अमेरिका हर तरह से उनका साथ देगा। हम अपना वादा निभा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अब्दुल्ला आजम के 2 प्रमाण पत्र मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला। आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7 साल कैद की सजा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा को रामपुर की विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम, तंजीन फातिमा और आजम खान को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगर पालिका और दूसरा जन्म प्रमाण पत्र लखनऊ नगर निगम से बनवाने का आरोप लगा था। आरोप है कि दोनों जन्म प्रमाण पत्र का सुविधा अनुसार इस्तेमाल किया गया। इस मामले में आजम खान, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम आरोपी थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के 2 करीबी दिल्ली से गिरफ्तार। पुलिस ने हथियार भी किए बरामद। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के 2 करीबियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अर्श डल्ला के करीबी पंजाब में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन दोनों को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस ने इन दोनों गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार और हैंड ग्रेनेड भी बरामद किए हैं। पुलिस की टीम को इनपुट मिला था कि ये दोनों बदमाश देर रात में प्रगति मैदान
के पास बने टनल से गुजरने वाले हैं। इस सूचना पर काम करते हुए स्पेशल सेल की टीम ने प्रगति मैदान के टनल के आसपास घेराबंदी की। ये दोनों आरोपी जैसे ही प्रगति मैदान के पास पहुंचे, इन दोनों को पुलिस ने रुकने के लिए कहा, लेकिन पुलिस को सामने देखिए भागने लगे। इसके बाद पुलिस को उन पर गोली चलानी पड़ी। मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाशों को पकड़ लिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तेलंगाना इलेक्शन 2023। तेलंगाना में बीजेपी का जनसेना पार्टी के साथ होगा गठबंधन। पवन कल्याण ने मांगी इतनी सीटें। जी हां दोस्तों, तेलंगाना विधानसभा की 119 सीटों पर आगामी 30 नवंबर को चुनाव होने जा रहा है। आंध्र प्रदेश में एनडीए गठबंधन वाली जनसेना पार्टी के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने पार्टी के राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण के साथ बुधवार को जनसेवा पार्टी के संस्थापक और अभिनेता पवन कल्याण के साथ मुलाकात की। बीजेपी नेताओं से पवन कल्याण की यह मुलाकात उनके कार्यालय में ही हुई। दोस्तों, समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पवन कल्याण के हवाले से कहा गया है कि चुनाव पूर्व गठबंधन पर स्थिति 1 या 2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि जनसेना ने भगवा पार्टी के सीनियर लीडर्स के आग्रह पर 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए प्रचार किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंचे। 4 स्थान का फायदा हुआ। बैटिंग रैंकिंग में टॉप 10 में 3 भारतीय। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी वनडे रैंकिंग में 6ठे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्हें 4 स्थान का फायदा हुआ है। वहीं दोस्तों पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम टॉप पर बने हुए हैं। बुधवार को जारी लेटेस्ट वनडे बैटिंग रैंकिंग के टॉप 10 में भारत के 3 बल्लेबाज शामिल हो गए हैं। शुभमन गिल दूसरे पे हैं, रोहित शर्मा छठे और विराट कोहली वर्तमान रैंकिंग में 9वें नंबर पर हैं। वहीं दोस्तों गेंदबाजी रैंकिंग की बात की जाए तो इसमें ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड पहले स्थान पर बरकरार हैं। हेजलवुड के भी 660 पॉइंट हैं। दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट और तीसरे नंबर पर भारतीय पेसर मोहम्मद सिराज हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी नीति केस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनीष सिसोदिया को बेमुद्दत जेल में नहीं रख सकते। जी हां दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई और परिवर्तन निदेशालय ईडी से कहा है कि वे दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मामले में पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को अनिश्चित अवधि के लिए जेल में नहीं रख सकते। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की पीठ ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा कि सिसोदिया के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर निचली अदालत में बहस कब शुरू होगी। पीठ ने राजू से कहा कि आप इन्हें अनिश्चित अवधि तक पीछे नहीं रख सकते, आप उन्हें इस तरह जेल में नहीं रख सकते। किसी मामले में आरोप पत्र दायर हो जाने के बाद आरोपों पर बहस तुरंत शुरू हो जानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खुशखबरी, किसानों की आमदनी और बढ़ेगी। सरकार ने गेहूं व मसूर समेत रबी की 6 फसलों पर MSP बढ़ाया। जी हां दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार किसानों की आमदनी और आर्थिक स्थिति को बेहतर करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने दिवाली से पहले देश के किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने रबी की 6 फसलों पर MSP यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। कैबिनेट ने MSP में 2% से लेकर 7% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस फैसले पर मोहर लगाई। सरकार ने गेहूं और सरसों समेत 6 फसलों के MSP को बढ़ाने का फैसला लिया है। गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारियों का DA 4% बढ़ा। 48 लाख कर्मचारियों, 68 लाख पेंशनर्स को फायदा। नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस भी। जी हां दोस्तों, सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी कि DA 4% से बढ़ाकर 46% कर दिया है, जिसका सीधा फायदा करीब 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स को होगा। केंद्रीय कैबिनेट की बुधवार को हुई मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों को नवंबर से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी, जिसमें जुलाई और अक्टूबर के बीच की अवधि का एरियर भी शामिल होगा। इस फैसले से सरकार पर हर साल 12,857 करोड़ रुपए का भार आएगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसलों की यह जानकारी दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, न्यूजीलैंड फिलीपींस में अब सभी के लिए फ्री में नहीं होगा एक्स। नए यूजर्स को लेना होगा एनुअल सब्सक्रिप्शन, इससे बोट एक्टिविटी कम होगी। जी हां दोस्तों, आज से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सभी के लिए फ्री नहीं रहेगा। न्यूजीलैंड और फिलीपींस में प्लेटफॉर्म ने नए अनवेरिफाइड यूजर्स को पोस्ट करने या फिर किसी पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए $1 के एनुअल सब्सक्रिप्शन का ऐलान किया है। नई सब्सक्रिप्शन प्लान को नॉट अ बोट नाम दिया गया है, जो अभी टेस्टिंग फेज में है। कंपनी ने कहा है कि
यह मुनाफा कमाने के लिए शुरू नहीं किया गया है। यह हमारे प्लेटफॉर्म पर बॉट एक्टिविटी और स्पैम को कम करने का प्रयास है। अब तक मेंबरशिप ऑप्शंस मेन सॉल्यूशन साबित हुआ है। कंपनी ने बताया कि सब्सक्रिप्शन की कीमत सालाना $1 है। हालांकि अलग अलग देश और करेंसी के हिसाब से फीस अलग अलग हो सकती है। न्यूजीलैंड में सब्सक्रिप्शन की फीस 1.93 NZD यानी करीब 4900 रुपये और फिलीपींस में करीब 62 रुपये है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजरायली राजदूतों को निकाल दें, कारोबार एकदम बंद कर दें मुस्लिम देश, भड़के ईरान ने OIC बैठक में की यह अपील। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास और इजरायल की जंग के बीच ईरान ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC की बैठक में सभी सदस्य देशों से इजरायल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की अपील की है। ईरान ने कहा है कि संगठन के सभी सदस्य देश इजरायल के साथ तेल समेत अन्य तरह के सभी कारोबार पर प्रतिबंध लगा दें। साथ ही जिन सदस्य देशों के इजरायल के साथ राजनयिक संबंध है वह इजरायली राजदूतों को बर्खास्त कर दें। दरअसल दोस्तों, मंगलवार को गाजा के एक अस्पताल में ब्लास्ट होने की वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई थी। इसी पर चर्चा करने के लिए बुधवार को सऊदी अरब के ज़ेदा शहर में OIC की एक आपातकाल बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान शामिल हुए और इजरायल पर उन्होंने बैन लगाने की यह अपील की। ईरान के विदेश मंत्री ने बैठक में कहा कि सभी मुस्लिम देश इजरायल पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दें, जिसमें तेल से लेकर सभी चीजें शामिल हो। साथ ही जिस मुस्लिम देश के इजरायल के साथ राजनयिक संबंध है वह देश तत्काल रूप से अपने यहां इजरायली राजदूत को बर्खास्त कर दें। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और दोस्तों अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज पसंद आई है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 551 अंक की गिरावट के साथ 65,877 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 140 अंक गिरा। बजाज फाइनेंस टॉप लूजर रहा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 551 अंक की गिरावट के साथ 65,877 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 140 अंकों की गिरावट रही। यह 19,671 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में गिरावट और 4 में तेजी देखने को मिली। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और टाटा मोटर्स रहे, जबकि टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और NTPC रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली NCR के कई इलाकों में तेज हवा के साथ हुई बारिश। तापमान में गिरावट से सर्दी की आहट। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया। दिल्ली में हवाओं के कारण आज पारा गिरकर 30.5 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा, जो मौसम के औसत से 3 डिग्री कम है। नोएडा, इंदिरापुरम, दक्षिणी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश दर्ज की गई। स्काईमेट वेदर के उपाध्यक्ष महेश पलावल ने एक्स यानी कि जो पहले ट्विटर था उस पर एक पोस्ट में कहा कि भारी गरज और बारिश वाले बादल दिल्ली और NCR में छाए हैं। पश्चिम से पूर्व तक तीव्र बारिश और ओलावृष्टि संभव है, ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोना 60,000 और चांदी 72,000 के करीब पहुंचा। गोल्ड आज 557 रुपए महंगा हुआ। चांदी में भी 1351 रुपए का उछाल आया। जी हां दोस्तों, 18 अक्टूबर को सोना चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBGA की वेबसाइट के मुताबिक सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 557 रुपए चढ़कर 59,840 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए। वहीं दोस्तों चांदी के दाम में आज 1351 रुपए की बढ़त देखने को मिली। यह 72,197 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले यह 70,846 रुपए पर थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार आने वाले दिनों में सोना चांदी दोनों की कीमतों में और बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सौम्या विश्वनाथन हत्या केस में 5 आरोपी दोषी करार। चलती गाड़ी में गोली मारकर हुई थी हत्या। जी हां दोस्तों, 2008 में हुई सौम्या विश्वनाथन की हत्या में शामिल 5 आरोपियों को बुधवार को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 30 सितंबर 2008 की तड़के करीब 3:30 बजे नेल्सन मंडेला रोड पर सौम्या की चलती गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कोर्ट में 26 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी। अदालत में आरोपियों रवि कपूर, बलजीत मलिक, अमित मलिक और अमित शुक्ला को हत्या के लिए दोषी करार दिया गया है। वहीं अमित सेठी नाम के आरोपी को 411 मकोका के तहत दोषी पाया गया है। सौम्या विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 की सुबह लगभग 3:30 बजे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वो अपनी गाड़ी से वापस घर की तरफ लौट रही थी। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे मकसद डकैती था। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक, अजय कुमार और अजय सेठी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके बाद दोस्तों
अगली बड़ी खबर, मुसलमान होने की मिल रही सजा, आजम खान को 7 साल जेल होने पर बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया है। तीनों को कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसको लेकर एक तरफ अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है, वहीं आजम खान ने सजा पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इंसाफ और फैसले में फर्क होता है। आज फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों, इसे लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि आजम खान मुसलमान है, इसलिए उनको इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गाजा के लोगों को पनाह देना चाहता है स्कॉटलैंड, पीएम यूसुफ बोले घायलों का इलाज कराएंगे। ईरान की मांग, मुस्लिम देश इजराइल पर प्रतिबंध लगाएं। जी हां दोस्तों, स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री हमजा यूसुफ ने कहा है कि वो गाजा से आने वाले लोगों को पनाह देगा और उनका इलाज भी करवाएगा। हालांकि इसके लिए ब्रिटेन की ऋषि सुनक सरकार को कोई योजना लानी होगी। दूसरी तरफ ईरान ने मुस्लिम देशों को एकजुट करने के लिए नई मांग की है। ईरान ने मुस्लिम वर्ल्ड से कहा है कि वो इजराइल के खिलाफ तमाम तरह के प्रतिबंध लगाएं। 1707 में स्कॉटलैंड ब्रिटेन में शामिल हुआ, हालांकि इसकी अलग संसद है। कई बार ये ब्रिटेन से अलग होने की मांग कर चुका है, हालांकि अब तक ये मुमकिन नहीं हो सका है। दोस्तों, तमाम बड़े मंत्रालय मसलन फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटेन सरकार के हाथ में होते हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में यूसुफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में स्कॉटलैंड पहला ऐसा देश बने जहां गाजा से पलायन करने वाले लोगों को शरण दी जा सके। ब्रिटिश सरकार को कोई ऐसी स्कीम लानी चाहिए जिससे गाजा के घायल नागरिकों का इलाज स्कॉटलैंड के अस्पताल में किया जा सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भुखमरी वाले देशों में भारत, सरकार ने नकारा। रिपोर्ट बनाने वाली संस्था बोली 125 देशों में सिर्फ भारत विरोध में, वजह राजनीति। जी हां दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि GHI की ताज़ा रिपोर्ट विवादों में है। इसके मुताबिक भारत में भुखमरी की स्थिति गंभीर है। रिपोर्ट में शामिल 125 देशों में भारत 111वें नंबर पर है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले भारत ने रिपोर्ट को नकार दिया है। रिपोर्ट बनाने के तरीके और मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। पिछले साल GHI में भारत 107वें नंबर पर था, तब भी ऐसे ही सवाल उठाए गए थे। वहीं दोस्तों, दैनिक भास्कर ने ग्लोबल हंगर इंडेक्स बनाने वाली टीम की सीनियर पॉलिसी एडवाइजर मरियम वीमर्स से बात कर पूरा मामला समझा। जर्मनी की रहने वाली मरियम सरकार की आपत्तियां खारिज करती है। उन्होंने इंडेक्स बनाने का मेथड समझाने के साथ ही भारत को GHI स्कोर बेहतर करने के सुझाव भी दिए हैं। GHI के किसी मेंबर के भारतीय मीडिया को दिए पहले इंटरव्यू को पढ़ने से पहले दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने इस रिपोर्ट पर पहले भी आपत्ति जताई है और आज भी आपत्ति जताई है। और GHI के मेंबर का कहना है कि यह आपत्ति सिर्फ और सिर्फ राजनीति की वजह से हो रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंजाब पुलिस ने नाकाम की टारगेट किलिंग की साजिश, 4 पिस्तौल समेत लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा सचिन गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को एक सुरक्षित राज्य बनाना चाहते हैं। इसी के चलते पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स SGTF ने खरड़ के लाउड्रो से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के एक खास गुर्गे सचिन को गिरफ्तार किया है। आरोपी गैंग के दूसरे गुर्गों के साथ मिलकर टारगेट किलिंग का प्लान कर रहा था। यह जानकारी खुद पंजाब के पुलिस महानिदेशक DGP गौरव यादव ने बुधवार को दी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान लॉरेंस गैंग के शातिर बदमाश सचिन उर्फ बच्ची के रूप में हुई है। वह हिसार के मंगली का रहने वाला है। पुलिस टीम ने उसके कब्जे से 4 पिस्तौल समेत 12 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गाजा अस्पताल विस्फोट, पीएम मोदी ने अपनाया संतुलित स्टैंड, कहा नागरिकों की मौत गंभीर चिंता का विषय। जी हां दोस्तों, हमास संग जंग के बीच जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को इजरायल पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक बयान जारी कर गाजा के अल अहली अस्पताल पर हुए हमले में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। गाजा के अस्पताल पर हमले में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि जारी संघर्ष में आम नागरिकों का हताहत होना गंभीर चिंता का विषय है और इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री का यह बयान उनके पहले के 2 बयानों के बाद आया, जिनमें 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त की गई थी। भारत ने अब दोनों पक्षों के नागरिकों के मारे जाने की घटना की निंदा की है और एक अच्छी संतुलन रेखा बनाए रखने की अपील भी की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि गाजा के अल अहली अस्पताल में लोगों की दुखद मौत से गहरा सदमा लगा। पीड़ित परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं और घायलों के
शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। जारी संघर्ष में आम नागरिकों का हताहत होना गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने ठीक उसी वक्त यह पोस्ट किया जब जो बाइडेन इजराइल पहुंचे थे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन विक्रेता कंपनी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फोन विक्रेता कंपनी का नाम तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।